Assalamu alaikum to all the participants. And first of all, I would like to thank you for your active participation in which we will discuss today topic is breast cancer and its prevention. So I'm Dr. Kashya. मैं आप लोगों के साथ 40 से 50 मिनट तक कनेक्ट रहूंगी जिसमें हम ब्रेस्ट कैंसर और इसके प्रिवेंशन के बारे में डिस्कस करेंगे. So I'm a general surgeon and also a laparoscopic surgeon, or I'm doing as an assistant professor in Ibn Sina University. So shall we start the lecture from first slide? Next, please. Okay, so this is the slogans. स्लोगन का मतलब होता है कि आज हम इतने सारे लोग एक प्लेटफॉर्म पे जमा हुए हैं, तो आज का हमारा क्या एक मुद्दा होना चाहिए जिस पे हम डिस्कस करें. मुद्दा आप सबको पता है, ब्रेस्ट कैंसर एंड इट्स प्रिवेंशन. तो बेसिकली हमारा जो स्लोगन है वो ये है कि किस तरह ब्रेस्ट कैंसर होता है और उसको हम किस तरह बचा सकते हैं, क्योंकि एक ब्रेस्ट कैंसर की वजह से एक पूरी फैमिली इफेक्ट होती है, बल्कि फैमिली नहीं, मैं कहूँगी पूरी कम्युनिटी. क्योंकि एक औरत जो होती है वो एक माँ भी होती है, एक बेटी भी होती है, एक सहेली भी होती है, एक बहन भी होती है, तो उसके बहुत सारे रिश्ते होते हैं. तो वो अगर वो बीमार हो जाती है तो उसके सारे जो भी फैमिली मेंबर्स हैं, जो भी वो कम्युनिटी में मेन रोल प्ले कर रही है, वो सब इफेक्ट होते हैं. तो इस वजह से हम अक्टूबर में ब्रेस्ट कैंसर को सेलिब्रेट करते हैं. सेलिब्रेट इन अ सेंस कि हम कोशिश करते हैं कि हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को टाइम पे अवेयरनेस हो और टाइम पे वो जो है अपनी बीमारी को डिटेक्ट करके डॉक्टर से रुजू करके इलाज करवाएं और अपनी अच्छी ज़िंदगी गुजारें. तो आज का स्लोगन ये है. नेक्स्ट प्लीज. अच्छा, आप लोगों के क्वेश्चंस में लास्ट सेशन में लूंगी, लास्ट में. सो द प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर. अगर हम पहले से ही एहतियात कर लेंगे तो बीमारी तक नौबत पहुंचेगी ही नहीं. नेक्स्ट प्लीज. ओके, सो व्हाट इज ब्रेस्ट कैंसर. क्योंकि हमारी जो डॉक्टर्स अकेडमी है, जिस प्लेटफॉर्म से मैं आप लोगों से आज कनेक्टेड हूँ, जिसके वाइस प्रेसिडेंट डॉक्टर हुर अब्बास से और दूसरे मेंबर्स हैं, तो उसमें उन्होंने मुझे बताया था कि सिर्फ डॉक्टर्स नहीं हैं, दूसरे हमारे पास दूसरे फील्ड्स के लोग भी मतलब इसमें एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं. तो मैं कोशिश करूंगी कि मैं आपको मेडिकल लैंग्वेज में नहीं, मैं आपको आसान अल्फाज में समझा सकूं जिससे काफी लोगों को इससे फायदा हो सके. तो ब्रेस्ट कैंसर बेसिकली कैंसर क्या है. कैंसर इज नथिंग बट जस्ट द abnormally division and multiplication of the cells in any part of the body. और अगर ये abnormally डिटेक्शन हो रही है, abnormally cells प्रोड्यूस हो रहे ब्रेस्ट में, तो दिस इज नॉन एज द breast cancer. Mostly diagnosed in women and rarely found in men as well. Next please. ठीक है, अब ये आप एक पिक्चर आप लोगों के सामने शो हो रही होगी जिसमें चार जो है वुमेन्स को जो है खड़ी है. इन चारों फिगर में सिर्फ थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंस है. वो डिफरेंस आपको बताएगा स्टेजेस ऑफ द ब्रेस्ट कैंसर. ब्रेस्ट कैंसर के स्टेजेस हम इसलिए इम्पोर्टेंट होते हैं क्योंकि हमारे पास अक्सर जो फीमेल्स आती है स्टेज 3 और 4 में आती है. ठीक है, इन स्टेजेस की जरूरत क्यों पड़ी, उसके दो रीजन है. एक तो ये कि इसके बेस पे हम बीइंग अ जनरल सर्जन हम इसका पेशेंट का ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं कि कौन से स्टेज में पेशेंट को सर्जरी की नीड है, कौन से में उसको कीमोथेरेपी की नीड है, कौन से में उसको जस्ट रेडिएशंस की नीड है. तो एक तो ये, और दूसरा ये हमें ये भी देखना होता है कि कुछ कैंसर जो पूरे जिस्म में फैल जाते हैं जिसमें हम लास्ट स्टेज है, तो उसका हमें किस तरह उसको बचाना है और उसको किस तरह ठीक करना है. तो आप देख सकते हैं स्टेज 1 में उसमें एक एरो लगा हुआ है जिसके ऊपर लिखा है ट्यूमर. तो इसका मतलब ये है कि पेशेंट है उसको जस्ट ब्रेस्ट के अंदर किसी भी किस्म की गिठान है या गोड़ी है, ये स्टेज 1 है. ठीक है, ये रेड कलर का आपको डॉट नजर आ रहा होगा. इसी तरह आप सेकंड फिगर में देखें, सेकंड पिक्चर में रेड कलर को के आपको दो डॉट्स नजर आ रहे होंगे. एक आपको अराउंड द निपल और एक आपको जिसको हम एक्जिला कहते हैं, मतलब उर्दू में हम बगल जिसको कहते हैं, यहाँ पे आपको रेड कलर के डॉट्स नजर आ रहे होंगे. इसका मतलब ये है कि इसका कैंसर जो है ब्रेस्ट से जाकर एक्जिला तक चला गया है. ठीक है जी. अब आ जाए थर्ड कैंसर पर, थर्ड स्टेज पर. अमूमन स्टेज 2 और 3 की प्रेजेंटेशन सेम होती है, बस साइज का डिफरेंस होता है. जैसे स्टेज 2 में जो ब्रेस्ट लंप है, जो दूध है, वो उसका जो साइज होगा वो
लेस देन 2 सेंटीमीटर होगा, ठीक है। स्टेज 3 में ग्रेटर देन 2 सेंटीमीटर, मतलब 2 सेंटीमीटर से ज्यादा होगा और वही एक्सिलरी लिम्फ नोड ज्यादा होगी। स्टेज 4 विच इज वेरी डेंजरस एंड समटाइम्स इनक्योरेबल, तो उसमें जो है कैंसर जो है जिस्म के काफी हिस्सों में फैल सकता है। अमूमन ब्रेस्ट कैंसर जो है ब्रेस्ट के अलावा सबसे ज्यादा फीमर बोन जो हमारी हड्डी है उनमें जाता है, हड्डियों में। इसके अलावा लंग्स में जाता है, इसके अलावा लिवर में, लिवर मतलब जिगर। तो सबसे ज्यादा इन जगहों पे जो है ये कैंसर फैलता है। फिर इनके ट्रीटमेंट ऑप्शंस अलग होते हैं और अनफॉर्चुनेटली ये स्टेज ऐसा स्टेज है जिसमें प्रोग्नोसिस मतलब पेशेंट के बचने के चांसेस थोड़े कम होते हैं। नेक्स्ट प्लीज। रिस्क फैक्टर्स। रिस्क फैक्टर्स का मतलब होता है कि कौन कौन से ऐसे रीजंस हैं, ऐसे वजूहात हैं जिसकी वजह से ब्रेस्ट कैंसर होता है बीइंग अ फीमेल। ये सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर है बिकॉज इट इज मोर देन 99% कॉमन इन फीमेल्स, लेस देन 1% कॉमन इन मेल ऑल्सो, जो मैंने लास्ट में लिखा है। सेकेंड, ग्रेटर देन 50 ईयर्स ऑफ एज। अब जरूरी नहीं है कि ग्रेटर देन 50 जिसकी भी 50 साल से ज्यादा उम्र है उस फीमेल को ये कैंसर हो जाएगा, नहीं, उसमें बहुत सारे ऐसे चांसेस बढ़ जाएंगे एज कम्पेयर टू जिसकी उम्र कम होगी। इसके अलावा फैमिली हिस्ट्री। फैमिली हिस्ट्री, ये जो कैंसर है ये ज्यादातर माँ की तरफ से ही आता है। जैसा कि आप सब लोगों को पता होगा, हमारे जो बॉडी में जो जीन्स होती हैं। डॉक्टर हुर प्लीज ये वीडियो स्टॉप कर दें, कैमरा प्लीज बंद कर दें। वहीं से ओपन है मैम आप। हाँ ओके, मैं मेरा बंद कर दूं, स्टॉप वीडियो। ओके, अच्छा आवाज क्लियर है मेरी आप लोगों को? कोई भी एक मुझे मैसेज पे बता दे। यस मैम। ओके, यस मैम क्लियर है। ठीक है। तो फैमिली हिस्ट्री पे हम आ रहे थे। तो हमारे जो बॉडी में जो जीन्स होती हैं, एक क्रोमोसोम फादर की तरफ से आता है, एक आता है मदर की तरफ से। जो फादर की तरफ से आता है वो वाई होता है और जो मदर की तरफ से आता है वो एक्स होता है। तो उससे मिलकर एक बेबी बनता है। तो जिसके क्रोमोसोम्स मदर साइड की तरफ से स्ट्रांग होंगे उनकी फैमिली हिस्ट्री पॉजिटिव होगी। और वो कौन कौन सी जीन्स होती हैं? BRCA1, BRCA2, P450, इन जीन्स में ज्यादा कॉमन होता है। P450 जीन्स इसलिए क्योंकि ये जीन्स जो है आपकी पाई जाती है मोस्टली सेल्स के स्ट्रक्चर्स में, जिसको कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, और माइटोकॉन्ड्रिया मैटरनल साइड से आप में ट्रांसफर होता है। दैट्स व्हाई। ओके, जेनेटिक्स। जेनेटिक्स में भी यही है कि आपकी जो जीन्स इन्वॉल्व हो रही है उसकी वजह से। अर्ली मेनार्की, हमारे पास जो हमारा एशिया का इलाका है, क्योंकि ब्रेस्ट कैंसर डिजीज जो है इट्स अ वेस्टर्न वर्ल्ड डिजीज, तो वहाँ पे ये ज्यादा कॉमन है एज कम्पेयर टू एशियन वुमेन्स। एशियन वुमेन्स में अगर जो हमारी जो मेनार्की की जो प्यूबर्टी की एज है वो 15, 14, 15, 16 ये वाली एज है। अगर किसी को 10 साल के अंदर 11 साल के अंदर मेंसेस आ गए तो इट्स एन अलार्मिंग इन अ सेंस कि यू शुड गो फॉर द चेकअप, फॉर द फॉलो अप एंड फॉर द मैमोग्राफी, जो मैं आपको भी आगे के स्लाइड्स में बताऊंगी। लेट मेनोपॉज, किसी को मेंसेस बहुत देर से बंद हो रहे हैं, मतलब हमारे जो एरिया क्लाइमेट के हिसाब से 45 to 50 के बीच में मेनोपॉज है। अगर किसी फीमेल को 70 साल में 60 साल में मेनोपॉज आ रहा है तो इट्स नॉट अ गुड साइन। आप ये नहीं समझें कि आप बहुत ज्यादा हेल्दी हैं, लेकिन आपको अलर्ट रहना है। आपको अपनी मैमोग्राफी करवानी है देखने के लिए खुदा ना खास्ता कि मुझे कोई और सिम्टम्स तो नहीं आ रहे, कोई ब्रेस्ट में कोई गिठान या इस तरह का कोई मसला तो नहीं है। OCPs, it stands for oral contraceptive pills. It's somehow good. It's actually the hormones like progesterone and estrogen. ये hormones होते हैं जो आजकल हमारे यहाँ पे एक रिवाज सा बन गया है कि बस बच्चे दो ही अच्छे, और उनके बाद आप कंट्रासेप्शंस यूज कर करके फिर आप करते हैं। एनीवेज, जिस तरह के खर्चे हैं आज के दौर में, जिस तरह महंगाई है, उसमें मैं इसको डिनाई नहीं कर सकती, पर आई एम नॉट इन फेवर ऑफ OCPs, क्योंकि आपके जो नॉर्मल हार्मोनल डिस्टर्बेंस यही कराता है। आपकी बॉडी में एक ऑलरेडी हार्मोन्स बन रहे हैं और आप बाहर से भी कुछ हार्मोन्स दे रहे हो इन अ फॉर्म ऑफ टैबलेट्स, इन अ फॉर्म ऑफ मेडिसिन, इंजेक्शंस, तो डेफिनेटली इट डिस्टर्ब योर मेटाबॉलिज्म एंड कैन स्टार्ट अनकंडीशनली ग्रोथ ऑफ योर सेल्स, जो इफेक्ट करेगा आपके ब्रेस्ट को, सेकेंड आपके सर्विक्स को, मीन्स आपके यूट्रस को। तो इट्स समहाउ गुड बट इट हैज आल्सो मेनी डिसएडवांटेजेस। चले नेक्स्ट प्लीज।
ओके, तो सिम्टम्स, सिम्टम्स का मतलब होता है अलामत। आपको ब्रेस्ट कैंसर खुदा न खास्ता अगर आपकी किसी फीमेल, आपकी किसी की फैमिली में किसी को हुआ हो तो शायद आपको पता होगा, लेकिन हमारा क्या स्लोगन था, मैं आपको दोबारा याद कराना चाहती हूँ। प्रिवेंशन, हमें बचाना है कि ठीक है एक बीमारी हो गई है और एक होने वाली है और एक हो चुकी है, तीनों में फर्क है। तो होने वाली और हो गई है उस पे हमारा ज्यादा फोकस्ड है। उसके लिए हमने क्या करना है, सबसे पहले ये फीमेल्स आप देखें पहले नंबर पे क्या लिखा हुआ है, lump that feels different from the rest of the breast tissue. हमारे जो ब्रेस्ट टिश्यूज है नॉर्मली इट्स मेड बाय फैटी टिश्यूज, जो फैट होता है उससे बने होते हैं। तो फैट बिल्कुल सॉफ्ट कंसिस्टेंसी होता है, मतलब सॉफ्ट होता है, ठीक है। अगर उस ब्रेस्ट में आपको कुछ हार्ड किस्म की कोई चीज महसूस हो रही है, सो डोंट इग्नोर प्लीज, क्योंकि हमारे पास अभी जो रिसेंट डेटा ब्रेस्ट कैंसर का फीमेल्स का आया है, मतलब अभी आप लोग ये स्लोगन भी सुनते होंगे हर रिंगटोन पे कि 10 में से 9 खवातीन जो है हेल्दी हैं और एक को जो है ब्रेस्ट कैंसर है। वो रीजन इसी वजह से होता है क्योंकि हम ये छोटी सी चीजों को इग्नोर करते रहते हैं और जो फिर हमारे लिए आगे मसला होती है। एनीवेज, अगर किसी भी किस्म की गिठान या गदूद आपको या कुछ भी हार्ड मतलब सख्त किस्म की चीज आपके ब्रेस्ट में महसूस हो तो प्लीज कंसर्न विथ योर डॉक्टर। सेकेंड, हमें क्या मिलेगा, डिस्चार्ज फ्रॉम द निपल, किसी भी किस्म का खास पानी आना निपल में से, जैसे कि वो खास पानी पानी भी हो सकता है, वो गंद भी हो सकता है, वो पीप भी हो सकती है, वो ब्लड भी हो सकता है, वो ग्रीन कलर का पानी भी हो सकता है। तो अगर आप जिस तरह आप, क्योंकि जिस आगे के स्लाइड्स में मैं आपको एग्जामिनेशन सिखाऊंगी तो उसमें मैं आपको फिर बताऊंगी कि एग्जामिनेशन कैसे करते हैं। तो आपने उसको थोड़ा सा प्रेस करना है निपल को अपने हाथ से और चेक करते रहना है कि उसमें से कोई खास किस्म का गंद या पानी तो नहीं आ रहा है। थर्ड स्लाइड आप देखें, स्वेलिंग ऑफ द ब्रेस्ट। स्वेलिंग का मतलब होता है कि सूज जाना। सूजने को हम आसान अल्फाज में कह सकते हैं कि दोनों ब्रेस्ट का साइज अलग तो नहीं है कि एक बड़ा लग रहा हो एक छोटा लग रहा हो उसमें। उसी के साथ साथ अगर आपको दर्द है या हाथ लगाने से पेन हो रहा है, मतलब वैसे दर्द नहीं है लेकिन आपका कोई टच कर रहा है या आप खुद टच कर रहे हो तो उसमें आपको टेंडरनेस फील हो रही है, मतलब सख्त पना महसूस हो रहा है या दर्द की शिद्दत है, तो भी आपको थोड़ा सा कंसर्न होना चाहिए, ठीक है। चले आगे चलते हैं। ठीक है, तो अब ये कुछ स्लाइड्स हैं, कुछ फिगर्स आप देखें। यहाँ से मैं स्टार्ट करती हूँ फ्रॉम माय लेफ्ट साइड, डिस्चार्ज फ्रॉम द निपल, ठीक है। तो दीज ऑल आर द सिम्टम्स, ये वही सिम्टम्स है जो अभी हमने डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन आप जब उसको थोड़ा जूम करके इनके पिक्चर्स देखेंगे आपको सब में कोई ना कोई डिफरेंशिएटिंग पॉइंट जरूर मिलेगा। जैसे फर्स्ट में निपल डिस्चार्ज है, सेकंड में ग्रोइन वेन्स। समटाइम्स क्या होता है, एक मेरे पास पेशेंट मेरे पास गया था, उसका पूरे ब्रेस्ट जो है ना उसके ऊपर वेन्स जा रही थी वो ब्लू कलर की, तो इंगॉर्ज वेन्स जिसको हम कहते हैं। तो इसको भी आपने थोड़ा नजर में रखना है, ये इतना कॉमन नहीं है, रेयर होता है, स्पेशली उन फीमेल्स में जो जिनके ब्रेस्ट के साइज थोड़े बल्की होते हैं। पुलिंग और पुकरिंग ऑफ द स्किन अंडर द ट्यूमर, अगर आपको कोई खास किस्म की गिठान महसूस हो रही है और आप उसको दबा के चेक कर रहे हो कि वो अंदर की तरफ जा रही है और वो सख्त भी है, तो आपने फौरन डॉक्टर के पास जाना है। इसके अलावा रेडनेस, हॉट, स्वेलिंग, रेसेस और ये सारे जो है रिट्रैक्शन ऑफ द निपल, मतलब निपल का अंदर की तरफ चले जाना, ठीक है। या आपका जो ब्रेस्ट है उसमें एक से ज्यादा गिठान का मौजूद होना, या आपकी जो ऊपर की जो स्किन है वो लाल हो जाना या पिंक हो जाना या करेक्ट हो जाना, ठीक है। तो ये सब जो है अलामत होती हैं ब्रेस्ट कैंसर की। अच्छा, मजे की बात यह है कि ब्रेस्ट कैंसर में पेशेंट को सिर्फ अर्ली स्टेजेस में पेन होता है, लास्ट स्टेजेस में उसको पेन नहीं होता है, बल्कि उसको फील नहीं होता है। इसलिए हमारी खासकर खवातीन इस चीज को अवॉइड करती हैं कि चलो दर्द तो नहीं है तो हम जो है फिर नहीं जाते हॉस्पिटल, हालांकि ऐसा नहीं होना चाहिए। चले नेक्स्ट प्लीज। अब ये पिक्चर है मैम, क्या हम सिम्टम्स में बोन पेन को कंसीडर कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल, उस पर हम बिल्कुल आएंगे। बोन पेन को हम जाएंगे जब जो आप हमारे स्टेज से याद करें, स्टेज 4 पे जब होगा। अगर पेशेंट को बोन पेन है और ब्रेस्ट लंप है तो डेफिनेटली, क्योंकि ये स्प्रेड होता है बोन्स में सबसे ज्यादा, हमने कंसीडर करना है। अब ये आप पिक्चर देख रहे हो, ऑरेंजेस है,
ये एक मैंने एक पिक्चर इसलिए रखी है ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए। जो अभी हमने पुरानी वाली जो पिछले वाली स्लाइड है, ये सेम स्लाइड है, पर उसमें आपको पिक्चर इसमें ज्यादा और अच्छे से ऑर्गेनाइज्ड मिलेगी। जैसे आप ये इसमें देखेंगे, एक में लंप है, दूसरे में रिट्रैक्शन है, तीसरे में निपल रिट्रैक्शन है। तो ये है सेम चीज, लेकिन वो कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए। नेक्स्ट प्लीज। माय वॉइस इज नॉट क्लियर। अब मेरी आवाज क्लियर है? हेलो, मेरी आवाज क्लियर है? Yes, ma'am. Clear. ठीक है। अब एक पेशेंट है, उनको ओके ओके, थैंक यू। अच्छा, अब एक पेशेंट है, उसको ब्रेस्ट कैंसर हो चुका है। अब उसको ब्रेस्ट कैंसर हो गया है, तो अब उसको कैसे पता चलेगा? उसको गिठान तो हो गई है, उसने कहीं सुना था टीवी पर कि हाँ भाई मैडम ने कहा था कि उसको जो है वो गिल्टी हो गई है। अब करेगी क्या वो? सबसे पहले आपने अपने आप से सच्चा होना है, मतलब ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन। अगर आप अपने आप से सच्चे हो तो आप हर महीने अपना एग्जामिन खुद करो। और वो आप एग्जामिन कैसे करोगे? आप लोगों के घर में घड़ी है, सबके घरों में घड़ी होगी, तो आप घड़ी को याद करो। घड़ी शुरू होती है 12 से, 12 के बाद 1 2 3 4 एंड सो ऑन। कंसीडर करो आपका ब्रेस्ट एक घड़ी है और आपने 12 क्लॉक से स्टार्ट करना है। फिर 12 के बाद 1 2 3 पूरा अपने ब्रेस्ट के ऊपर हाथ लगाना है और पूरा अच्छे से महसूस करना है। आपने पूरा हाथ से नहीं करना है, जस्ट आप अपने फिंगर्स के साथ। अच्छा, मुझे क्वेश्चंस भी आ रहे हैं, हम क्वेश्चंस लास्ट में ले लेंगे ताकि मैं फिर आपको फिर, क्योंकि टॉपिक फिर डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा। ठीक है? हाँ, तो एग्जामिनेशन का जिस तरह मैं आपको तरीका बता रही थी, हमारी जो फिंगर टिप्स होती हैं, सबसे ज्यादा बॉडी में रिसेप्टर्स यहाँ पाए जाते हैं, सबसे ज्यादा। तो फौरन डिटेक्ट कर लेंगे अगर आपको कोई हार्ड चीज महसूस हो रही है ब्रेस्ट में। वो जब आपने घड़ी की तरह एग्जामिन किया है अपने ब्रेस्ट को, तो वो आपको महसूस होगी कि गिठान है या नहीं। अगर किसी भी किस्म की गिठान है या ब्रेस्ट का साइज दोनों नॉर्मल नहीं लग रहे, या आपको निपल को थोड़ा प्रेस करके देखो कोई भी खास किस्म का गंध आ रहा है, तो फिर आप क्या करोगे? Then you will go to doctor. Next slide. Yes. तो ये है ब्रेस्ट एग्जामिनेशन की 3 पिक्चर्स। आप इन तीनों पिक्चर्स को गौर से देखें, और इन तीनों पिक्चर्स को भी आप मैंने पिक्चर्स रखी इसी वजह से, आई नो हम फीमेल्स का ये एक एरिया, एक सेंसिटिव एरिया होता है और एक ढकाऊ। लेकिन देखें, हमारे पास जिस दिन स्टेजेस में पेशेंट्स आते हैं, हमारे पास बहुत सारी फीमेल्स को पता ही नहीं है उन्होंने एग्जामिन करना कैसे। तो इस वजह से मैंने ये पिक्चर्स रखी है। अब ये पिक्चर्स आपको बता देंगी कि आपने अपना एग्जामिन कैसे करना है। अब बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स होते हैं उनको पता ही नहीं एग्जामिन करना कैसे, तो उनके लिए ये पिक्चर्स है। ठीक है, नेक्स्ट प्लीज। सेल्फ एग्जामिनेशन। अब आप ये फिगर में देख सकते हैं, पिक्चर में, इसमें फीमेल्स है, एक ही फीमेल है जो मुख्तलिफ तरीके से आपको तरीका बता रही है आप अपने ब्रेस्ट का एग्जामिनेशन कैसे करोगे। पहली वाली जो खड़ी है वो इन फ्रंट ऑफ द मिरर, शीशे के सामने है, और वो देख रही है कि मेरे ब्रेस्ट के साइज दोनों इक्वल हैं, बड़े पे तो नहीं है। ठीक है, उसके बाद उसने दोनों अपने हाथ ऊपर किए और देख रही है कि ब्रेस्ट के साइज ऊपर होने से ऐसा तो नहीं है कि कोई गिठान है वो नीचे की तरफ आ जाए, क्योंकि ये सोर्स ऑफ ग्रेविटी है, लॉ ऑफ ग्रेविटी, कि जो भी चीज का वजन ज्यादा होगा वो नीचे आएगी। ठीक है, फिर उसने अपने हाथ को, जैसे मैंने आपको घड़ी की तरह समझाया, वैसे उसने एग्जामिनेशन शुरू किया। ठीक है, पहले अगर आप सीधे हाथ का ब्रेस्ट एग्जामिन कर रहे हो तो वो लेफ्ट हैंड से करोगे, लेफ्ट ब्रेस्ट एग्जामिन कर रहे हो तो वो राइट हैंड से करोगे। ठीक है, इसके अलावा अगर आप ड्यूरिंग शावर ले रहे हो, आप उस तरह ना एग्जामिन कर सकते हो अपना ब्रेस्ट को। ठीक है, चले नेक्स्ट प्लीज। ये देखिए, ठीक है, नेक्स्ट प्लीज। ओके, तो अब मिसाल आपको जो है, मैं ब्रेस्ट एग्जामिनेशन रिपीट कर दें। ओके, देखिए, ब्रेस्ट एग्जामिनेशन इज वेरी इजी। उसमें आपने कुछ भी नहीं करना है। जैसे आपके ब्रेस्ट ओवल सर्कुलर शेप के, तो सर्कुलर शेप पे हम जिस तरह हाथ को घुमाते हैं, जस्ट आपने ऐसे वेरी सिंपली ऊपर से मुआयना करना है। अगर आपको कहीं भी कोई हार्डनेस फील हो रही है, तो फिर आप उसको थोड़ा सा अपने हाथ से, फिंगर टिप से थोड़ा डीप से, मतलब थोड़ा जोर देके चेक कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी गिल्टी या गिठान महसूस हो रही है, तो आपने यहाँ आना है, जिसको कहते हैं ब्रेस्ट क्लिनिक। जैसे वेस्टर्न कंट्रीज में तो इसकी स्पेशल क्लिनिक्स होती हैं बाकायदा। अच्छा मैम, अगर बच्चा फीड करता हो और ब्रेस्ट का साइज वो मैं आपको बताती हूँ उसका। ठीक है,
तो हमारे पास वेस्टर्न कंट्रीज में तो अलग से प्रोटोकॉल होता है कि ब्रेस्ट क्लिनिक सेपरेट्स होती हैं, जिसमें हम फीमेल्स के एग्जामिनेशंस भी होते हैं, मेमोग्राफी भी होती है, उनको बाकायदा कॉल्स जाती हैं कि आज आपका मेमोग्राफी का डे है तो प्लीज आप आके अपना मेमोग्राफी करवा लें। पर हमारे यहाँ पे यही कम्युनिकेशन का इशू है, हम लोग एक दूसरे से कम्युनिकेट नहीं कर पाते और हम सब लोग अपनी जिंदगी में इतने मसरूफ होते हैं कि हम अपने आप को ही नहीं टाइम दे पाते। तो अगर आपको किसी भी किस्म के कोई भी सिम्टम्स जो हमने पहले डिस्कस किए उनमें से कोई भी सिम्टम्स आपको नजर आए तो आपने हॉस्पिटल रुजू करना है, ठीक है। नेक्स्ट प्लीज। ओके, सो दिस इज मेमोग्राफी। मेमोग्राफी इट्स अ हाई डेंस मशीन जिसमें हम पेशेंट के मल्टीपल एक्सरेज लेते हैं और उसमें अगर कहते हैं कि 0.1 सेंटीमीटर का भी कोई ट्यूमर होता है जो हम हाथ से पिक नहीं कर सकते या अल्ट्रासाउंड से पिक नहीं कर सकते, मेमोग्राफी कर लेता है। तो आप ये देख सकते हैं एक फीमेल है जिसने जो खड़ी है मशीन के सामने, डॉक्टर साहिबा जो है वो इनका जो है वो मेमोग्राफी के पिक्चर्स ले रही है। ये हम डिफरेंट एंगल्स में करवाते हैं, इंटीरियर, पोस्टीरियर, लेटरल, क्रोनियल एंड क्रेनियोकॉर्डियल। तो उसमें हमें जो है अगर छोटे से छोटा भी ब्रेस्ट में कोई लीजन होता है तो वो हमें पता लग जाता है। अमूमन मेमोग्राफी की जो एज है आफ्टर 40 ईयर्स है। कुछ बुक्स कहती हैं 35, पर 35 के बाद आप जब करवाएं, अगर आपकी कोई फैमिली हिस्ट्री पॉजिटिव है, जैसे आपकी नानी को, मदर को या खाला को, कजन सिस्टर को कोई ब्रेस्ट कैंसर हुआ हो। अदरवाइज हर 40 साल के बाद हर फीमेल को हर साल एक बार मेमोग्राफी जरूर करवानी चाहिए और इसका कोई हार्म नहीं है। कुछ लोगों को लगता है कि शायद इससे ब्रेस्ट कैंसर होता है, पर ऐसा कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट प्लीज। अर्ली डिटेक्शन प्लान अकॉर्डिंग टू द एज। अगर एक पेशेंट है, उसको उसकी एज 20 है या 20 प्लस है, लाइक अप टू 30 है, तो उसने सेल्फ एग्जामिनेशन करना है। सेल्फ एग्जामिनेशन कैसे करना है? जैसे ही उसके मेंसेस खत्म हो, मेंसेस के लास्ट डे पे जब वो बात ले, उस दौरान अपने ब्रेस्ट का एग्जामिन कर ले, देखने के लिए कि कोई खास किस्म की कोई ब्रेस्ट में चेंजेस तो नहीं आई है, कोई हार्ड तो नहीं हुआ है, कोई गिठान तो नहीं है, कोई ब्लड या कोई खास किस्म का पानी तो नहीं आया है। तो फिर आपने डॉक्टर से रुजू करना है। 40 प्लस फीमेल्स 40 या 35 तक में अगर फीमेल पेशेंट जिनकी पॉजिटिव हिस्ट्री है फैमिली की तरफ से, तो आपने मेमोग्राफी प्लान करनी है। 50 प्लस अगर उसको कोई सिम्टम्स नहीं है, कुछ भी नहीं है, लेकिन इट्स अ रूल, और कभी कभी बहुत छोटा सा ट्यूमर भी जो है बहुत देर से ग्रोथ करता है, पेशेंट के लिए नुकसानदेह होता है, तो आपने हर 50 साल के बाद 1 साल में 1 मरतबा मेमोग्राफी जरूर करनी चाहिए, भले ही आपकी फैमिली हिस्ट्री नहीं हो। नेक्स्ट प्लीज। ओके, तो हमने जो हमारा स्लोगन था उससे पे आ जाते हैं। हमारा स्लोगन था प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो अब प्रिवेंशन कैसे करें? अब मैडम ने बोल तो दिया है कि प्रिवेंशन अच्छी चीजें, पर है कैसे? एक होती है प्राइमरी प्रिवेंशन, एक होती है सेकेंडरी प्रिवेंशन। प्राइमरी प्रिवेंशन का मतलब है लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, मतलब जो जो चीजें कैंसर करा रही है उनसे अवॉइड कर लें। जैसे कि अगर एक फीमेल है, अच्छा नेक्स्ट स्लाइड करें, मैं आपको बताती हूँ। ओके, मेंटेनिंग हेल्दी वेट, मतलब जो फीमेल पेशेंट्स हैं जो ज्यादा ओबीस है, रिसर्च के मुताबिक उन पेशेंट में ब्रेस्ट कैंसर के चांसेस ज्यादा पाए गए एज कम्पेयर टू दोज फीमेल हु आर थिन लीन। उसका रीजन क्या है? उसका रीजन है कि जब आप फैटी होते हो तो आपकी कोलेस्ट्रॉल डिपोजिशन ज्यादा होती है, और कोलेस्ट्रॉल डिपोजिशन क्या करती है? एस्ट्रोजन को ज्यादा से ज्यादा यूटिलाइज करती है। जब वो एस्ट्रोजन को ज्यादा से ज्यादा यूटिलाइज करती है तो सबसे ज्यादा एस्ट्रोजन इफेक्ट करता है ब्रेस्ट पर। वहां पर उसकी एबनॉर्मल जो है एक्यूमुलेशन हो जाती है, जिसकी वजह से माइटोसिस स्टार्ट हो जाता है बॉडी में मल्टीपल टाइम्स। माइटोसिस का मतलब 1 सेल से 2 सेल बने, 2 से 3 बने, 3 से 6 बने, तो उससे ब्रेस्ट कैंसर के चांसेस होने के खतरा होता है, भले ही आपकी फैमिली हिस्ट्री नहीं है। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन बहुत जरूरी है। सुबह उठ के आपने एक्सरसाइज करनी है, आपने जाके जॉगिंग करनी है, आपने योगा करनी है। बहुत मुश्किल होता है, बिलीव मी, मैं भी टाइम नहीं निकाल पाती हूँ, शायद हफ्ते में मुश्किल से 2 दिन। तो इट्स डिफिकल्ट, पर इट्स गुड फॉर योर हेल्थ एंड फॉर योर फैमिली टू, कि आप थोड़ा सा अपनी डाइट को थोड़ा उसमें, मतलब फैटी जो भी चीजें हैं जैसे बाहर का खाना है तो उसको थोड़ा कम कर दें। तो इससे जो है बहुत आपके ओवरऑल हर किस्म के कैंसर में आपको बहुत फर्क पड़ेगा। स्मोकिंग, स्टॉप स्मोकिंग। अब
हमारी जो आजकल की जनरेशन में हुक्का स्मोकिंग ये एक फैशन हो गया है, पर इट्स नॉट गुड, इट्स एक्चुअली नॉट गुड। और क्योंकि स्मोकिंग क्या करती है, स्मोकिंग आपके कोलेजन डिपोजिशंस को कम कर देती है। जब कोलेजन डिपोजिशंस कम होंगे तो आपके मसल्स हो जाएंगे लूज, ठीक है। मसल्स लूज होंगे तो फैट की डिपोजिशन होगी जल्दी जल्दी होगी, वही एबनॉर्मल ग्रोथ होगी ब्रेस्ट टिश्यूज की और कैंसर के चांसेस होंगे। Alcohol, it's not common in our environment, but yet it's one of the reason of causing breast cancer. Had an early detection plan. अगर किसी को फिर भी हो जाता है तो उसको जल्दी प्लान करना है कि आगे उसने क्या करना है। नेक्स्ट प्लीज। अगर आपने लेट स्टेज में गए तो हमारे पास ये पिक्चर आप देख रहे हैं, ये फीमेल है, उसका ब्रेस्ट पूरा खत्म हो चुका है और ये जो सेल्स से उनकी एबनॉर्मल ग्रोथ है जिसको हम कहते हैं फंगेटिंग मैस। अनफॉर्चुनेटली हमारे पास ज्यादातर पेशेंट इस कंडीशन में रिसीव्ड होते हैं, तभी हमारे पास इसका रिजल्ट पुअर आता है और लोग समझते हैं कि अगर ब्रेस्ट कैंसर के लिए हमने चले गए अस्पताल तो फिर उसको जिंदगी को खतरा है। तो अगर इससे बचना है तो आपने जल्दी डॉक्टर से रुजू करना चाहिए। नेक्स्ट प्लीज। ये देखिए, ये एक ब्रेस्ट कैंसर की पिक्चर है जो बिल्कुल फट के खत्म हो चुका है, जिसका राइट साइड ऑपरेट हो चुका है, इसको लेफ्ट साइड हुआ था। नेक्स्ट प्लीज। सेकेंडरी प्रिवेंशन। सेकेंडरी प्रिवेंशन का मतलब है एक पेशेंट है, उसको गिठान हो चुकी है, अब वो क्या करे? अब उसको चाहिए कि वो सबसे पहले डॉक्टर से रुजू करे, सेल्फ एग्जामिनेशन उसने कर ली है। एक ट्रिपल असेसमेंट हम वर्ड यूज करते हैं फॉर ब्रेस्ट कैंसर डिटेक्शन या ब्रेस्ट एग्जामिनेशन। उसमें पहला होता है रोल पेशेंट का जो वो खुद एग्जामिन कर रहा है, उसके बाद जो 2 रोल होते हैं वो पेशेंट डॉक्टर के होते हैं। फिर हम उसके कुछ रिपोर्ट्स करवाते हैं जिसमें सबसे ज्यादा रोल होता है एफएनएसी का। एफएनएसी एक खास किस्म का टेस्ट होता है जिसमें हम सुई से कुछ सेल्स लेते हैं और उसका हम टेस्ट करवाते हैं लेबोरेटरी में। और सेकेंडरी प्रिवेंशन के लिए बेस्ट है मेमोग्राफी। अगर आपके पास मेमोग्राफी की सहूलत मौजूद नहीं है तो फिर आप दूसरे सिटी मूव करके मेमोग्राफी करवाएं, ताकि अगर खुदा ना खास्ता, अच्छा जरूरी नहीं कि हर गिठान जो है वो कैंसर हो, ये भी जरूरी नहीं है, तो वो आपको डिटेक्शन मेमोग्राफी कर सकेगी। इसके अलावा कुछ और भी टेस्ट हैं जो स्पेशली जो हमारी फैमिली हिस्ट्री जिनकी पॉजिटिव होती है उनमें हम अल्ट्रासाउंड जरूर डिटेक्ट करवाते हैं। और कुछ ब्लड टेस्ट हैं जैसे कि अल्कलाइन फॉस्फेटेस हो गया और दूसरी रिपोर्ट्स हो गई। सिटी स्कैन एमआरआई हम करवाते हैं लेकिन उन पेशेंट में जिनको ऑलरेडी कैंसर हो चुका है और वो कैंसर पूरे जिस्म में फैल गया है या हमें उनकी सर्जरी प्लान करनी है। तो नेक्स्ट प्लीज। ओके, फूड फॉर ब्रेस्ट कैंसर प्रिवेंशन। जब भी हम नेचुरल से चीजों से दूर भागते हैं, हमारी डाइट अनबैलेंस्ड होती है तो कुछ ना कुछ बॉडी में गड़बड़ शुरू हो जाती है, जरूरी नहीं है सिर्फ ब्रेस्ट कैंसर हो। तो दीज ऑल आर द एंटीऑक्सीडेंट्स। इनमें एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो कैंसर प्रोड्यूसिंग सेल्स को डिस्ट्रॉय करते हैं। तो इट्स गुड कि अगर आप इनमें से डाइट को फॉलो कर रहे हैं, जैसे इसमें कुछ फ्रूट्स भी हैं, ग्रीन टी है, गार्लिक है। इसके अलावा कैस्टर ऑयल तो बहुत अच्छा है क्योंकि उसमें जो है एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी है, एंटी कैंसरस प्रॉपर्टीज है, तो वो कैंसर सेल्स को समहाउ डिस्ट्रॉय करता है। पर ये नहीं समझे कि उससे आपका कैंसर खत्म हो जाएगा, इट्स जस्ट फॉर द प्रिवेंशन पर्पस। नेक्स्ट प्लीज। ओके, तो अब मैं आ जाती हूँ आपके सवालों की तरफ। लिखे हुए भी और इनके जवाबों पे। अगर आपके इनमें से सवाल हैं तो इनमें से मैं आप बता दीजिएगा, वरना अगर आपको सेपरेटली कुछ पूछना है तो आप मुझे चैट बॉक्स में मैसेज कर दीजिएगा। मिथ नंबर 1, मिथ क्या होती है? वहम। लोगों को वहम होता है कुछ चीजों से कि ऐसा करेंगे तो ये हो जाएगा, आज मेरे रोड सामने से काली बिल्ली गुजर गई है तो आज तो मेरा काम होगा ही नहीं, वहम है ना। तो या मुझे किसी ने पीछे से आवाज दे दी तो मेरा काम नहीं होगा, तो ये सब चीजें वहम होती है। तो कुछ हमारे साथ भी वहम सोसाइटीज में है जिसको मैं डिस्कस करती हूँ। ब्रेस्ट इंजरी कैन कॉज ब्रेस्ट कैंसर। अब ब्रेस्ट इंजरी इसका क्या मतलब है? कोई चाकू लगा है, कोई गोली लगी है? जरूरी नहीं है। आप किचन में काम कर रहे हो, थोड़ा ऑयल लग गया या छींटे लग गए ऑयल के, या आप काम करते करते दरवाजा लग गया है, या आप बच्चे को खिला रहे हो गोद में उसका हाथ लग गया है, दिस ऑल काइंड्स ऑफ ब्रेस्ट इंजरी। तो क्या ये कैंसर करा सकती है? नो, इसका कैंसर से कोई ताल्लुक नहीं है, ठीक है। एक और इंजरी होती है जैसे हम कहते हैं कीमोथेरेपी। कुछ पेशेंट्स को हम रेडिएशंस देते हैं किसी और कैंसर की वजह से,
तो उसमें चांसेस होते हैं ब्रेस्ट कैंसर की। चले मिथ नंबर 2, तो ये तो कैंसर हो गया कि ब्रेस्ट सर्जरी की वजह से ब्रेस्ट कैंसर नहीं होता है। इफ आई डोंट हैव अ फैमिली हिस्ट्री ऑफ ब्रेस्ट कैंसर आई वोंट गेट इट। डेफिनेटली, अगर जरूरी नहीं है कि आपकी फैमिली हिस्ट्री पॉजिटिव है, आपको BRCA1 BRCA2 जीन्स आप में हैं तो ही आपको कैंसर होगा। नो, हमारे पास एक फीमेल थी जिसकी उम्र थी 16 साल और उसकी कोई फैमिली हिस्ट्री पॉजिटिव नहीं थी, और अनफॉर्चुनेटली शी हैड बोथ ब्रेस्ट लंप एंड शी हैड ब्रेस्ट कैंसर इन द बोथ ब्रेस्ट। तो ये बिल्कुल मिथ है कि ऐसा कुछ नहीं होता है। आपने ख्याल अपना वैसे ही करना है जैसे आपने किसी की फैमिली हिस्ट्री पॉजिटिव है वो जैसे ख्याल करेगी। नेक्स्ट प्लीज। If I maintain a healthy weight, exercise regularly, eat healthy, should I worry about breast cancer? थोड़ा बहुत, क्योंकि अगर आप अपने फैमिली मतलब अपने लिए एक हेल्दी लाइफस्टाइल को कर रहे हैं, मतलब फॉलो कर रहे हैं, तो नो डाउट इट्स क्वाइट गुड, क्योंकि इससे आप सिर्फ कैंसर ब्रेस्ट कैंसर से नहीं बल्कि आप और भी बहुत सारी बीमारियों से बच जाओगे। तो बिल्कुल है, ख्याल करना चाहिए, लेकिन फिर आपको बहुत ज्यादा वरी होने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट प्लीज। वेयरिंग अ ब्रा कैन कॉज ब्रेस्ट कैंसर। ये इतना कॉमन सवाल है कि मैं इस सवाल को पढ़ के बेजार हो गई हूँ। हमारे पास जो इंटीरियर में जो फीमेल्स है वो ब्रा नहीं पहनती क्योंकि इससे कैंसर हो जाएगा। नेवर, इसका उससे कोई लिंक नहीं है भाई। चले नेक्स्ट प्लीज। Having an abortion increases the risk of breast cancer? नो, इसका कोई साइंटिफिकली प्रूफ नहीं है, कोई पब्लिकेशन इस पे नहीं है, कोई आर्टिकल नहीं है, लेकिन कुछ लोग बोलते हैं कि इससे होता है, पर मेरा भी कोई ऐसा कोई इसमें एक्सपीरियंस नहीं है कि जिसकी एबॉर्शन की हिस्ट्री हो उनमें ब्रेस्ट कैंसर हो। हार्मोनल डिस्टर्बेंस जरूर हो सकती है, पर वो एक मेमोग्राफी आप करवाते रहेंगे तो उसमें वो डिटेक्ट हो जाएगा, पर नॉट एज अ फैमिली हिस्ट्री। नेक्स्ट प्लीज। कैरिंग योर सेल फोन इन ब्रा कैन कॉज ब्रेस्ट कैंसर। अच्छा, ये सवाल मैंने इसलिए डाला है क्योंकि एक पेशेंट ने ही मुझे, क्योंकि हमारे पास ओपीडी में हर किस्म के पेशेंट्स आते हैं, तो ये उन्हीं के मिथ हैं जो मैं आपसे डिस्कस कर रही हूँ। ऐसा कुछ नहीं होता है लेकिन अगर ना रखें तो बेहतर है। ठीक है, ओके नेक्स्ट प्लीज। ब्रेस्ट कैंसर ऑलवेज कॉजेज लंप, अ लंप यू कैन फील। नो, जरूरी नहीं है कि आपको डायरेक्ट लंप ही फील हो। अगर आपको ब्रेस्ट का साइज आगे पीछे नजर आ रहा है, या आपको एक्जिला में कोई गठरियां महसूस हो रही है, या निपल से कोई पानी आ रहा है, तो भी आप समझ जाएं कि अलार्मिंग साइन है, एक्टिव हो जाएं, जाग जाएं। नेक्स्ट प्लीज। ऑल ब्रेस्ट कैंसर इज ट्रीटेड प्रीटी मच द सेम वे? नेवर, इट डिपेंड्स ऑन द स्टेज। जो हमने फर्स्ट स्लाइड में पढ़ा था, स्टेज 1, 2, 3 एंड 4। स्टेज 1 और 2 बोथ आर क्यूरेबल। कभी कभी हम क्या करते हैं, पूरा ब्रेस्ट नहीं निकालते, जस्ट उसका जो लंप होता है उसको रिमूव करके उसको पोस्ट ऑप कीमोथेरेपी देते हैं और पेशेंट बहुत अच्छा रिस्पॉन्ड करता है, और फिर हम उसको फॉलोअप पे रखते हैं एवरी 3 मंथ्स। जो लास्ट स्टेज होता है, सॉरी थर्ड स्टेज में हम पूरा ब्रेस्ट निकालते हैं। उसके अलावा हमारे पास अदर ऑप्शंस होते हैं, जैसे हम आर्टिफिशियल ब्रेस्ट लगा सकते हैं, सिलिकॉन इम्प्लांट्स लगा सकते हैं, फ्लैप लगा सकते हैं, मल्टीपल ऑप्शंस। पर सबसे दुख की बात यह है कि जो लास्ट स्टेज है उसमें पेशेंट भी अनफॉर्चुनेट और डॉक्टर भी अनफॉर्चुनेट। जी, अभी हम अपने मिथ पे थे, तो एक और मिथ है, ऑल ब्रेस्ट कैंसर इज ट्रीटेड मच प्रीटी द सेम वे। उसी का मैं आपको जवाब दे रही थी कि स्टेज 1 और स्टेज 2 में जो 2 स्टेजेस शुरू के हैं जिसमें ब्रेस्ट कैंसर से ब्रेस्ट तक ही रहता है, उसमें हमारे पास मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं। इसी वजह से हम पेशेंट से कहते हैं कि अगर आप जितनी जल्दी आएंगे तो उतना ही आप लोगों को फायदा होगा और उतनी आसानी होगी सर्जन के लिए भी और पेशेंट के लिए भी, क्योंकि उसमें अगर ट्यूमर का साइज छोटा होता है तो हम जस्ट वो ट्यूमर निकालते हैं और पूरा ब्रेस्ट बच जाता है। थर्ड स्टेज में हमें पूरा ब्रेस्ट निकालना पड़ता है और उसमें हम फिर मस्नूई छाती भी लगाते हैं और दूसरे ऑप्शंस भी हैं। लास्ट स्टेज में हमने पेशेंट को पहले हम कीमोथेरेपी देते हैं। कीमोथेरेपी देने के बाद उसके ब्रेस्ट का कैंसर जो होता है उसका साइज रिड्यूस करते हैं, कम करते हैं, उसके बाद हम सर्जरी प्लान करते हैं। तो ये मेथड तो हो गई गलत। ठीक है, चले नेक्स्ट प्लीज। So these are the treatment options जो डिपेंड करता है कि हमने कौन से स्टेज पे कब देनी है। चले नेक्स्ट प्लीज। ब्रेस्ट कैंसर ओनली हैपेंस टू मिडिल एज एंड ओल्डर वुमेन्स?
रिसेंट अभी जो डेटा आया है उसमें नो डाउट जो मोस्टली ब्रेस्ट कैंसर की जो फ्रीक्वेंसी पाई गई है ज्यादातर मिडिल एज वुमेन और ओल्ड एज में पाई गई है। पर इसका ये हरगिज मतलब नहीं है कि यंग लेडीज में ये नहीं होता। यंग लेडीज में होता है पर रेयरली होता है, बहुत कम होता है, पर चांसेस होते हैं नो डाउट। अगर स्ट्रांगली उनकी फैमिली हिस्ट्री है या उसको कोई पीरियड्स का इश्यूज है, ऐसे पेशेंट्स में स्पेशली मोस्टली जेनेटिक हिस्ट्रीज में ज्यादा इसका रोल है कि जिसकी फैमिली हिस्ट्री ज्यादा स्ट्रांग होगी तो उसको चांसेस होते हैं। नेक्स्ट प्लीज। When treatment is over, you are finished with breast cancer? Almost 80%. बट आपको अलर्ट रहना है और वो आपका अलर्ट साइन क्या है? आपको हर साल मेमोग्राफी करवानी है एनी हाउ। वैसे हम पेशेंट को फॉलो अप पे रखते हैं जो हम लोगों का जो प्रोटोकॉल है। किसी का माइक खुला हुआ है, प्लीज अपने स्पीकर्स आप बंद कर दें। ओके तो इसमें ये होता है कि अगर एक पेशेंट है जिसका हमने सर्जरी प्लान किया है जिसमें हम एमआरएम करें, लाइक हम उसकी मेस्टेक्टमी करें, पूरा ब्रेस्ट निकाल रहे हैं, तो हम कोशिश करते हैं कि पेशेंट को हर 6 महीने के बाद फॉलो अप पे रखें। हर 6 महीने के बाद हम उसका कुछ खास टेस्ट करवाते हैं। उन टेस्ट में एक सिटी स्कैन होता है, एक बोन स्कैन होता है, और कभी कभी मार्जिन्स हेल्दी नहीं होने की वजह से थोड़ा बहुत अगर कैंसर रह जाता है तो फिर हम उसका भी वर्कअप कराते हैं। कुछ पेशेंट जो मेनोपॉज एज में होती है, यंग पेशेंट्स होती हैं और उनका हम एमआरएम कर रहे होते हैं तो हम उनको हार्मोनल थेरेपी पे भी रखते हैं। तो हार्मोन थेरेपी क्या करती है कि उसके जो नॉर्मल हार्मोन्स हैं उनकी क्वांटिटी को भी पूरा करती है और वो एंटी एस्ट्रोजेनिक प्रॉपर्टीज कैरी करती हैं, तो वो जो सेल्स होते हैं उनको डिस्ट्रॉय कर देती है। तो आपने अपने डॉक्टर से टच में जरूर रहना है, जो भी आपका फैमिली डॉक्टर है या जिससे भी आप इलाज करवा रहे हैं। ओके, नेक्स्ट प्लीज। Mammograms cause breast cancer to spread? Never ever. Mammogram एक ऐसी मशीन है जिससे हाई डेंसिटी, मतलब अगर आप सबके घरों में दाल तो मौजूद होगी, चने की दाल, ठीक है, और जितना भी अगर ट्यूमर होता है ब्रेस्ट में उसको भी डिटेक्ट कर लेता है। सो नेवर थिंक के मैमोग्राम आपको कैंसर कराएगी, बल्कि वो आपको कैंसर से बचाएगी और टाइम पे डिटेक्ट करेगी। नेक्स्ट प्लीज। Men do not get breast cancer, not yet, पर no doubt इसमें कम चांसेस होते हैं, 1 to 2%, इससे ज्यादा नहीं। पर यस, अगर किसी मेल को कोई ब्रेस्ट के अंदर कोई गिठान महसूस हो रही है तो बिल्कुल उसको डॉक्टर से कंसर्न करना चाहिए, इसको छोड़ देना नहीं चाहिए। नेक्स्ट प्लीज। Being stressed can cause breast cancer? ये स्ट्रेस इट्स आई थिंक ये एक कैंसर से भी ज्यादा खतरनाक बीमारी है मेरी नजर में, क्योंकि उसमें आपकी मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ, इमोशनली आपके सारे सिस्टम डिस्टर्ब होते हैं। इसका ब्रेस्ट कैंसर से तो लिंक नहीं है, पर इसका आपकी पूरी बॉडी से लिंक है। आप किसी भी चीज का बहुत ज्यादा स्ट्रेस लोगे तो नो डाउट फिर आप उसी डायरेक्शन में सोचोगे और वो आपकी पूरी बॉडी को हार्म कर सकता है, पर नॉट स्ट्रांगली ब्रेस्ट कैंसर। Next, please. IVF, in vitro fertilization, increases the risk of breast cancer? Somehow, पर अभी इस पे रिसर्च चल रही है, क्योंकि IVF में आपको पता ही है कि हम जैसा टेस्ट ट्यूब बेबी होता है, तो ये एक खास किस्म का प्रोसीजर होता है कि स्पेशली उन कपल्स में जो इनफर्टिलिटी के शिकार होते हैं और उनके पास कोई ऑप्शन नहीं बचता है मेडिकल कोई कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट का, तो अभी इस पर रिसर्च चल रही है। अभी तक कोई पेशेंट इससे मतलब प्रूव नहीं हुआ, मतलब आया है कि इन विट्रो फर्टिलाइजेशन की वजह से हो रहा है सीए ब्रेस्ट। हाँ, लेकिन हार्मोनल डिस्टर्बेंस जरूर होंगे और आपको पता ही है हार्मोनल डिस्टर्बेंस कैन कॉज कैंसर, सो समहाउ, but not 100%. Next, please. Okay, so this is the checklist. Learn your family history of breast cancer. ये आज हमने किया. Tell your doctor about your family history. ये आपने अपने डॉक्टर को बताना ही है. Ask if should work with genetic cancer. Build healthy habit, lower your risk.
तीसरा वाला हमारे पास अनफॉर्चुनेटली अवेलेबल नहीं है ऑप्शन पूरे पाकिस्तान में, शायद शौकत खाना में भी नहीं, पर यस आपको इसके अलावा जो 3 है उस पर आपने फोकस करना चाहिए। तो मैं लास्ट में सिर्फ एक चीज कहना चाहूंगी, अगर आप अपने आप से सच्चे हैं तो प्लीज 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 अपना एग्जामिनेशन खुद करें, जिस तरह मैंने आपको एग्जामिनेशन सिखाई है। घड़ी को जहन में रखें, घड़ी को ब्रेस्ट से कंपेयर करें और पूरे ब्रेस्ट को चारों तरफ से एग्जामिन करें, अपने फिंगर टिप से फील करें और देखें कोई खास किस्म की आपको चेंजेस तो नजर नहीं आ रही है। अगर चेंजेस नजर आ रही है प्लीज फील फ्री टू आस्क टू एनी डॉक्टर। आजकल हम जिस मुआशरे में हैं तो उसमें अब इतने रिस्ट्रिक्शंस नहीं है इन चीज़ों पर। आजकल ब्रेस्ट कैंसर के लिए बहुत सारे सिम्पोजियम सेमिनार्स हर जगह अरेंज किए जा रहे हैं, काफ़ी फ्री क्लिनिक्स भी हैं। इवन मैंने भी इस महीने में 3 मरतबा जो है फ्री क्लिनिक्स किए, फ्री ओपीडीज किए, ताकि हम किसी माँ को बचाएं। अगर हम किसी माँ को बचाने में कामयाब हो गए तो बिलीव मी आपकी एक कम्युनिटी बच जाएगी। तो आई होप आप लोग मेरे साथ हैं और जो आज मैंने आप लोगों को पैगाम पहुंचाया है, अब ये आप लोगों की जिम्मेदारी है कि आगे इसको स्प्रेड करें।